बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सीपीपी बी का लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है कि मस्ट व्यू द फर्स्ट लेक्चर। पहला लेक्चर देखे बगैर मत आना, वरना सीपीपी बी और ये सब समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले रिकैप दे दूंगा, उसके बाद सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट का डिफरेंस जो पिछले लेक्चर में भी समझाया था, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा के, प्रूफ ऑफ एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ, दैन इंट्रोडक्शन ऑफ सीपी एंड सीवी, फिर उसके बाद एवैल्यूएशन ऑफ सेंसिबल हीट इंटीग्रल देखेंगे कि क्या होता है और किस तरह करना है, एंड में रिवीजन। बुक का रेफरेंस ये लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय J.M. स्मिथ एडिशन 9। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये देख लेना। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि मिसाल के तौर पे ये, तो अब जब मैंने ये किया है तो फ़ौरन कैप्चर नहीं हुआ, ये थोड़ा सा रुक के हाथ आगे बढ़ा है। तो सब बताने का मकसद ये कि कैमरा कैप्चरेंस में थोड़ा सा सुस्त है, फ़ौरन नहीं। ये देखो, मैंने इससे पहले बताया था लेकिन ये बाद में चला है मेरा हाथ। खैर, तो ये बताने का मकसद ये है कि हो सकता है थोड़ा सा समझने में ऊंची नीच हो, तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो नहीं होता भाई चुटकी वाला हमसे, हाँ हमसे ना हो पाएगा। अच्छा भाई, ये बस इतना शो होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ बस सही है। चैप्टर 4 हीट इफेक्ट। ठीक, सबसे पहले सेंसिबल हीट इफेक्ट्स इसमें बताना है, फिर हीट इफेक्ट्स अकम्पनिंग फेज चेंजेस। अब यहाँ पर ये सब पढ़ लेना, फलाना ढमकाना। अब यहाँ पर हीट की दो टाइप थी, सेंसिबल हीट थी और लेटेंट हीट थी। सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। हमने सबसे पहले यहाँ पे मेजरेबल चेंज पढ़ना है और लेटेंट चेंज पढ़ना है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा, आपने खुद पढ़ना है, मैं जस्ट इसको समझा रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पानी है, पतीली है, हमने उसको क्या किया, हमने एक वेसल लिया, उसमें पानी भरा अच्छे तरीके से, और उस पानी को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया। चूल्हे पर उस पानी को चढ़ाने के बाद उसमें हमने टेम्परेचर नोट करने के लिए हमने उसमें थर्मामीटर डाल दिया। थर्मामीटर डालने के बाद क्या क्या हुआ कि वो ऐसे से रेज़ हो रहा था ना टेम्परेचर। अब वो एक लेवल पर आकर रुक गया। ठीक है, वो थर्मामीटर क्या हुआ, एक लेवल पर आकर रुक गया। मिसाल के तौर पे 95 था उसका आखिरी लेवल, ये 100 था, 100 के बाद आके रुक गया। अब क्या हुआ, 100 पर रुक गया। तो हमने देखा कि 100 तक जो टेम्परेचर बढ़ा है वो हमें नज़र आ रहा था, हमें महसूस हो रहा था, फिज़िकली हमारे लिए विजिबल था। और उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे पास कोई फेज़ चेंज नहीं हुई। फेज़ चेंज मैंने CPP A के लेक्चर 1 में समझाया हुआ है। ठीक है, फेज़ चेंज से मुराद यानी पहले वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में था, हो सकता है कि वो लिक्विड से गैस स्टेट में भी जा रहा है, यानी पानी भाप बन रहा है। तो अब वहाँ पे फेज़ कितनी हो गई, एक के बजाय दो हो गई। यानी पहले सिर्फ लिक्विड स्टेट थी, ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड भी है और गैस भी है, यानी वाटर वेपर भी है। तो यहाँ पे दो हो गई, यानी फेज़ चेंज हुई, एक से दो हो गई। तो फेज़ में क्या हुआ, चेंज आया। ठीक है, तो अब सेंसिबल हीट की बात कर रहा था। तो सेंसिबल हीट में हमारे पास हमने टेम्परेचर नोट किया, थर्मामीटर देखा, कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा भाई अब ये काम की चीज़ नहीं है। तो हमने पूरा अच्छे तरीके से नोट कर लिया, हमारे पास 100 तक आया। उसके बाद 100 के बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद 2-3 मिनट बाद पानी भाप बनना शुरू हो गया। अब एक बात बताओ, 100 पे तो भाप बना नहीं था, ठीक है, 100 के बाद वाटर वेपर की फॉर्मेशन शुरू हुई होगी, है ना। 100 से ऊपर हुआ हो या शायद और थोड़ा सा, यानी इंटरनल एनर्जी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा होगा लाजमी। वो टेम्परेचर हम नोट नहीं कर पाए, वो हीट हम नोट नहीं कर पाए। सही है, तो वो वाली हीट जो हम नोट कर पाए हैं ना, जितना हमने इंस्टेंटेनियसली हमने देखा है, 20, 30, 40, 60, 80, 90, तो वो इंस्टेंट जो चेंज आ रहा था, इंक्रीमेंट जो हो रहा था, वो क्या था, वो हमारे पास मुसलसल चेंज हो रहा था। तो क्या हुआ कि हमारे पास हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये हुआ है और ये इतना बड़ा है। तो हमारे लिए क्या था, उस पर वो वाली जो हीट है वो सेंसिबल हीट कहलाएगी। लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट से मुराद यही होता है कि सेंस जिसको कर सके, देख सके, महसूस कर सके। लेटेंट हीट, लेटेंट यानी छुपा हुआ। अब उसके बाद जो हीट आ रही है वो हमें दिख ही नहीं रही, लेकिन
चूँकि हमें पता है वाटर वेपर बनने के लिए मज़ीद हीट चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी ना, तभी तो हुआ है। तो इसलिए क्या हुआ, ये हमने क्या किया, ये सीन हो गया कि भाई हमारे पास हमने उस हीट को जो नाम दिया वो लेटेंट हीट था। ठीक, ये 5 मिनट अब मैंने इसमें लगा दिए। और एक और बात इसमें बता दें कि सेंसिबल हीट पर जो होता है वो हमारे पास रिएक्शन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन लेटेंट हीट पर रिएक्शन मैंडेटरी होता है, जब चाहे वो फिज़िकल हो या केमिकल चेंज हो। ठीक है, उसके अलावा हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 80, बॉयलिंग ऑफ वाटर पे क्या हुआ हमें पता ही नहीं चल पाया कि भाई हीट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। मकसद यही है बताने का, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, हीट नहीं बढ़ रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हीट बढ़ नहीं रही क्योंकि हम उसको नोट ही नहीं कर पा रहे, लेकिन लाजमी हीट बढ़ी हुई तभी तो वाटर वेपर में चेंज हुआ, लेकिन हम उसको नोट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो छुपी हुई हीट थी, लेटेंट हीट थी। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारे पास अब यहाँ पर है इवैल्यूएशन ऑफ सेंसिबल हीट इंटीग्रल। अब बिफोर दैट मैं मूव करूँ अपना टॉपिक पर, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक काम मैंने किया है। ठीक है, अब ये छोटा सा काम टीचर ने नहीं करवाया होगा। ठीक है, और इसको करने का मकसद अभी आगे समझ में आ जाएगा जब, क्योंकि आगे आगे कुछ लोग आगे फंस सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता है कि एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एंथैल्पी जो होती है वो टोटल हीट कंटेंट है, यानी उसके अंदर हीट का चेंज कितना आ रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, वो क्या एंथैल्पी है। हम जस्ट क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू एच यानी एंथैल्पी इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, प्रेशर वॉल्यूम और ये क्या है इंटरनल एनर्जी, इन दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करना है यानी पी वी के प्रोडक्ट को और इंटरनल एनर्जी को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने वो साइड पे डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, डिफ्रेंशिएट वो साइड पे किया, डी एच इज इक्वल्स टू डी यू और डी पी वी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि एंथैल्पी में हमने कांस्टेंट प्रेशर का तस्करा किया है। ठीक है, तो डी एच इज इक्वल्स टू डी यू एज इट इज आ जाएगा। डी पहले हम क्या करेंगे, हमने चूंकि डेरिवेटिव अप्लाई किया तो दोनों पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, नहीं दोनों को चेंज को हमें नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पी डी वी हुआ, पी डी वी यानी पी प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम में चेंज, देन वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर में चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रेशर वी डी पी हो गया। ठीक, तो अब क्या हुआ, हमने कहा था कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो प्रेशर में चेंज आ रहा है डी पी, ये डी पी क्या हुआ, ज़ीरो हो गया है। ठीक है, यानी डी पी में चेंज नहीं आया, यानी ये ज़ीरो है क्योंकि प्रेशर 1 भी वही था, प्रेशर 2 भी दी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ज़ीरो रखा, जब वी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला फैक्टर कट गया, तो हमारे पास डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी आ गया। ये आया, इक्वेशन अल्फ़ा का नाम दे दिया। उसके बाद वी नो दैट, हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे रुकना, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, मैंने क्या कहा था, हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। कुछ लोगों ने इस तरीके से भी इसको पढ़ा हुआ होगा कि पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्यू, या कुछ लोगों ने इस तरह भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं भाई, डेल्टा ई, डेल्टा यू, स्मॉल क्यू, सब एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसको डेल्टा यू एक जगह करूँ इज इक्वल्स टू डेल्टा यू इस तरफ कर देते हैं और क्यू अंदर ले लेते हैं, और अब मैं डी लिखूँ डेल्टा लिखूँ, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, तो मैंने क्या किया, ये डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की थोड़ा सा बस
अरेंजमेंट कराई हुई है। अब यहाँ पे डी यू है तो इस डी यू की जगह डी क्यू माइनस पी डी वी डाल दूँगा, तो डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी हो गया। तो डी यू सॉरी डी एच की जगह डी एच, डी यू की जगह ये वैल्यू, तो ये एक्यूरेट वैल्यू हो गई प्लस पी डी वी प्लस पी डी वी, तो माइनस से प्लस कैंसिल, तो डी एच इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, डी एच इज इक्वल टू डी क्यू। अब ये करवाया क्यों है मैंने, अब आगे देखना। हालांकि ये सर ने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ सी पी। अब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात आई। ठीक, सी पी क्या होता है? ऐसा फिनोमेना जो कि हमें बताया है कि भाई 1 डिग्री राइज पे एंथैल्पी में चेंज कितना आ रहा है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने पानी में 1 डिग्री बढ़ा दिया और फिर मैंने उसमें निकाली इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो जितनी भी चेंज हुई होगी वो सी पी होगा उसका। तो जो भी चीज़ चेंज करती है वो हमेशा नीचे आती है, और जो चीज़ चेंज होती है वो हमेशा ऊपर आती है। तो टेम्परेचर एंथैल्पी को चेंज कर रहा है, तो टेम्परेचर नीचे और एंथैल्पी ऊपर। ठीक है, तो डी टी उस तरफ चला गया तो सी पी डी टी, तो डी एच देखो तो सी पी डी टी हो गया। उसके बाद अप्लाई इंटीग्रल, इंटीग्रल को अप्लाई करना है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा एच हो गया। उसके बाद हमें इंटीग्रल करना है टी नॉट से टी तक, सी पी अपॉन आर और डी टी। ठीक है, यानी सी पी अपॉन आर। यहाँ पर दोबारा से देखो, डी एच था इज इक्वल टू सी पी डी टी था, डी एच लिखूँ डी डेल्टा एच लिखूँ, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखो क्यू लिखा है मैंने, क्यू कहाँ से लेकर आया मैं, यहाँ पे देखा था क्यू जो था वो डी एच के बराबर था, डी क्यू डी एच के बराबर कर लो या क्यू डी एच के बराबर कर लो, बात एक ही है। यहाँ पे क्यू डेल्टा एच के बराबर मैंने कर दिया। फिर मैंने इंटीग्रल लगाया, क्योंकि जाहिर सी बात है इस डी टी में छोटे 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 टेम्परेचर्स ऐड हो रहे होंगे, तो उसको सबको जमा कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना टी नॉट से टी तक, सी पी, और फिर मैंने आर से डिवाइड कराया। ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड है कि आर से डिवाइड कराते हैं जब इंटीग्रल अप्लाई किया जाता है, और डी टी का डी टी मैंने लगा दिया। उसके बाद साइंटिस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑन ईच टेम्परेचर सी पी नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो अब यहाँ पर मेरी एक बात सुनना, मिसाल ले रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट था, सही है, उसने ऑक्सीजन में मिसाल के तौर पर और प्रेशर इतना, वॉल्यूम इतना, सही है। अब हमने एंथैल्पी भी लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भाई ऑक्सीजन में हमारे पास कंडीशन ये है कि प्रेशर इतना होगा, वॉल्यूम इतना होगा, इंटरनल एंथैल्पी उसे मालूम करनी होगी। ठीक है, हमारा टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा। उसने इस कंडीशन पे निकाला, टेम्परेचर कुछ और आ रहा था। उसने दूसरी कंडीशन में निकाला, टेम्परेचर कुछ और आ रहा था। उसने इन दोनों कंडीशन को चेंज किया, कुछ और आ रहा था। तो क्या हुआ, साइंसदानों के लिए मसला हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी एक इक्वेशन पे काम किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ वैल्यूज़ फिक्स कर दी। ठीक है, कि इस पे ये इतना होगा, इस पे इतना होगा। फिर उन्होंने एक पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन पे काम किया और उससे कुछ कोफिशिएंट्स बना लिए। वो कोफिशिएंट्स हैं ये ए बी सी डी। ठीक है, और अब दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, यहाँ पे पावर में 1 और यहाँ पे पावर में 1 क्यों लगा है। तो ये बाय द यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम उन्होंने किया। ठीक, और ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बन गई। तो अब हम सी पी अपॉन आर की जगह ये पूरी इक्वेशन डाल देंगे इस जगह पे, और डी टी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पूरा वही किया,
पूरी ये चीज़ थी, ये पूरा आया और dt एज इट इज़ आ गया। इंटीग्रल जो होगा वो बारी बारी सब पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर ये दो स्टेप हमें क्या करना है, छोड़ देना है, क्योंकि कंफ्यूज हो गया था तो गलत हो गए। उसके बाद q डेल्टा h, ये पूरी dt मैंने साफ करके लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, तो मैंने घुसा घुसा कर लिखा था। ये पूरा वही स्टेप मैंने रिपीट किया है। उसके बाद डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करानी, इंटीग्रेशन करनी है पहले। यहाँ पर ये कांस्टेंट है a, इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई हुई, डी डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, लिमिट अप्लाई हो गई, t माइनस टी नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट लग गई, प्लस का प्लस आया, b कांस्टेंट था बाहर आ गया, इंटीग्रल अंदर लग गया। जब अंदर लगा तो हमने देखा t पे पावर क्या थी, 1, तो 1 + 1 पावर हो गई t2, पावर t2 आ गई, ठीक है। और अपॉन में भी क्या आ गया, 2 आ गया, यानी फ्रैक्शन में नीचे भी 2 आ गया, जो पावर होती है वही नीचे नंबर आ जाता है। और t और टी नॉट यहाँ पर लिमिट मैंने लगा दी। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, c कांस्टेंट था बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा, t3/3 हो गया, लिमिट्स अप्लाई कराई, प्लस प्लस था। अब यहाँ पे देखो d कांस्टेंट था, हमने बाहर निकाल दिया, d आ गया। उसके बाद t-2, तो जब -2 में हमने +1 ऐड किया तो -1 आंसर आया, ठीक है। तो d और फिर t-1/-1 आया, तो नीचे क्या आया, -1। अब जब वो माइनस था, 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं होता, तो हमने माइनस को इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस। देखो भाई अगर किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई कराई इस पर, तो क्या हुआ कि हमारे पास डी था कांस्टेंट t-2, तो d, उसके बाद t जो था -2 + 1, और नीचे भी हमने क्या किया, -1 कर दिया, ठीक है। यानी -2 + 1 बेसिकली हमारे पास क्या आता है, -1, तो -1 यहाँ पे प्लस था, तो मैं नीचे 1 लिखूँ ना लिखूँ, और ये बाकी ये प्लस सॉरी ये माइनस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो बेसिकली यहाँ की साइन क्या हो गई, माइनस की हो गई, तो मैंने यहाँ पे यही काम किया है, ठीक है। dt-1 डी ये हो गया, उसके बाद पूरा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक। अब मैंने बेसिकली किया क्या है इन स्टेप्स में, t वेरिएबल था ना, तो वेरिएबल में बेसिकली इंटीग्रेशन क्या हुई, पुट हो गई, तो t² में क्या हुआ, पहले t फाइनल माइनस इनिशियल, तो t की जगह पहले t लगाया t, और फिर इनिशियल लिमिट लगाई t की जगह t0 आ गई, स्क्वायर इस पर भी आएगा, स्क्वायर इस पर भी आएगा, प्लस c/3 कर दिया, और फिर t की जगह t लगा, फिर t की जगह t0 लगा, माइनस कराया, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हुआ, ठीक है। t-1 तो नीचे अगर t को ले जाऊँ तो t-t0 हो गया, लिमिट सप्लाई हो गई, तो और अगर वापस मैं इसको ऊपर ले आऊँ तो t-1 t-t0 1 हो जाएगा, t0 - t1, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ और यहाँ हम क्या करेंगे, फार्मूला खोलेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ और यहाँ पे हमने फार्मूला खोला a² - b² का, तो ये फार्मूला खोला, उसके बाद c/3 में a³ - b³ में ये फार्मूला खोला, ठीक है। बेसिकली a - b इंटू a² + b + b², ठीक है। उसके बाद -g, और ये पूरा एज इट इज़ यही आ गया। फिर यहाँ पर क्या किया, एलसीएम कराया, तो एलसीएम कराने पर ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इसके पास t0 नहीं है, सॉरी इसके पास t नहीं है, इसके पास t0 नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास क्या हुआ, t0 - t/t इंटू t0 हो गया। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन बनी है, एक ये वाली इक्वेशन बनी है। न्यूमेरिकल में जो चाहो यूज़ कर लेना, मकसद ये है कि मतलब
ये वाली इक्वेशन ज़्यादा आसान है तो ये यूज़ कर लेना, ये मज़ीद सिंप्लीफाई है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोशिश करना ये यूज़ कर लो। अगर फिर भी कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं चाहे तो फिर ये यूज़ कर लेना, ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि रियल लिक्विड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल ऑलवेज होते हैं, यानी कि जो सचमुच में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करती है वो कंप्रेसिबल होती है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में बीच में गैप होता है तो कंप्रेशन हो जाती है उसकी। जबकि जो आइडियल सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, उनमें कहते हैं कि भाई गैप ही नहीं है, और अजीब अजीब बात करते हैं ना, तो आइडियल सब्सटेंसेस क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल होती हैं। तो अब आगे चलते हैं कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करें तो ये वाला अगर फर्स्ट लॉ हम रखें तो क्यू किसके बराबर आ जाता है, डेल्टा यू के बराबर आ जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू और T2 T1 CVDT, ठीक है। ये बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू, ये ऊपर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से निकाल चुके हैं, और ये CVDT कांस्टेंट वॉल्यूम में आ ही जाता है, ठीक है। अब एंथैल्पी इज वर्कड आउट इन अ सिमिलर वे डिपेंड्स। अब एच इज इक्वल्स टू HTP। अब इधर आ जाओ, अच्छा अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि भाई ये सिर्फ ना क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा भाई, ये चीज़ है फंक्शन, और ये चेंज हो रहा है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी अच्छी सी, कि भाई आप सो रहे हैं, पूरा पूरा दिन रमज़ान में सो रहे हैं, सही है, सहरी में सोकर अफ्तार में उठ रहे हैं, ठीक, और आपको निकम्मापन सूझा हुआ है, आप पढ़ बिल्कुल नहीं है, आप पढ़, तो मैं आया, मैंने आपको रख के मुंह पे चमाट मारा और आपके अच्छे तरीके से कुटाई लगाई, आप पढ़ने बैठ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी स्टेट चेंज कर दी और आपको पढ़ने बैठा दिया। तो इससे क्या हुआ, आप पढ़ने बैठ गए, पहले पढ़ने वाले नहीं थे, आप पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या, आपका क्या हुआ, मैं आपका फंक्शन हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर एंथैल्पी का फंक्शन होते हैं, यानी एंथैल्पी को चेंज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर। तो अब ये इतनी बात समझाई क्यों है, अब समझ में आएगा। हमें इसकी क्या करनी है, डेरिवेटिव फॉर्म लेनी है। तो डेरिवेटिव फॉर्म में सबसे पहले क्या हुआ, ये तो DH हो गया। अब ये जो है ना T, इस पर क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा, ठीक है, और H पे लगेगा ये। अब गौर से सुनना, मैं समझाने का चाह रहा हूँ। देखो पार्शियल डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, ठीक है, इस पर, लेकिन चेंज करने वाला कौन है, टेम्परेचर। सब पहले टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। तो डावा H/डावा T, तो यानी फंक्शन हमेशा, मैंने पहले भी बताया था, नीचे आता है, यानी जो चेंज कर रहा होता है वो नीचे आता है, जो चेंज हो रहा होता है वो ऊपर आता है, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर क्या कर रहा है, H को चेंज कर रहा है, तो हमने टेम्परेचर पर डेरिवेटिव लिया और इस पर डेरिवेटिव लिया, तो ठीक है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज कर रहा था, डेरिवेटिव लिया, नीचे आया, एंथैल्पी चेंज हो रही थी, ऊपर आ गई, और फिर dt एज इट इज़ प्लस। उसके बाद प्रेशर एंथैल्पी को चेंज कर रहा था, तो प्रेशर नीचे आया, डावा P के साथ पार्शियल डेरिवेटिव के साथ, और फिर ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव आ गया और dt। यहाँ पे इस प्रोसेस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, इस प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और डावा H/डावा T होता है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि जब दोनों के डेरिवेटिव आपस में डिवाइड होते हैं तो वो CP के बराबर होते हैं। CP इज इक्वल्स टू DH/dt। इट्स नॉट मैटर कि वो D हो या डावा हो, पार्शियल हो या फुल डेरिवेटिव ले रहे हो, डिवाइड हो रहे हैं बस, सही है। तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पे ये CP बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट इसकी जगह CP/dt लगा दिया, उसके बाद इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस आइसोबैरिक हो जाता है, तो इसकी जगह क्या हुआ, DP क्या हुआ, ज़ीरो हो गया कांस्टेंट प्रेशर की वजह से। तो
ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया तो DH बराबर आ गया CP/DT के। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये वैल्यू बन जाती है। उसके बाद इफ द सिस्टम इज़, अब यहाँ पर एक बात देखना, इफ़ द सिस्टम इज़ क्लोज सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम से मुराद मास और एनर्जी दोनों ना बाहर वाली अंदर आ सकती है, ना अंदर वाली बाहर जा सकती है। कांस्टेंट प्रेशर यानी उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। स्टेडी फ्लो प्रोसेस यानी उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हमने एक पिस्टन लिया, पिस्टन एक ख़ास उस पर था, हमने उसको एनर्जी दी, वो ऊपर की तरफ गया, फिर हमने एनर्जी कम कर दी, वो वापस एनर्जी लॉस की वो नीचे आ गया। मिसाल के तौर पर 40 से 45 पे गया, 45 से वापस 40 पे आ गया। ऐसा आइडियल केस पर ही होता है। ठीक है, तो ये, और फिर मैकेनिकली रिवर्सिबल यानी वो बगैर एनर्जी लॉस किए बिल्कुल वैसे के वैसे ही रिवर्स हो गया। तो इसमें क्या हुआ, यानी हीट लॉस ही नहीं हुई। ऐसा थोड़ी होता है यार, मतलब 40 से 45 पे गया, फिर 45 से 43 पर आया होगा, पूरा 40 पर नहीं आ सकता, तो उसमें इतनी जान ही नहीं बची कि वापस जा सके। तो और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होगा। तो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, आइडियल उसको फॉलो करती है। तो क्या होगा, यही चीज़ आएगी हमारे पास, और हमने इस पर इंटीग्रेशन वगैरह करी है। ठीक, तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास साइंटिस्ट ने बनाई थी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मिलाया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आई। ठीक है, अब यहाँ पे एंड का रिवीजन दे रहा हूँ। तब ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमारे पास, अगर सेकंड इक्वेशन में देना चाहोगे तो टी स्क्वायर नहीं मिलेगा, और अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखना चाहोगे तो टी की पावर -2 नहीं मिलेगी। तो a प्लस बी टी प्लस CT2 प्लस GT-2। ठीक है, इसमें T-2 भी मिल जाएगा, इसमें T2 भी मिल जाएगा। अब A B C D इनकी वैल्यूज़ आपको अपेंडिक्स से देखनी पड़ेगी, जो कि बुक के एंड में, जो कि हम हर न्यूमेरिकल में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग पेज से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफ़िज़।